हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी चीज़ें जान ली बच्चों। पिछली क्लास में मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था और हमने 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का डिस्कशन किया था, जिसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने जाना था। अब बच्चों उसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मदद लेते हुए हम अलग अलग ज्योमेट्रीज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो चीज़ यहाँ पर सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों इसी में अगले हेडिंग पर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शंस क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों सबसे पहला जो मैं केस यहाँ ले रहा हूँ दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू फाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर या लाइन चार्ज। आपने ध्यान दिया होगा यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की बात करें हम, लैम्डा कांस्टेंट है और फाइनाइट वायर का मतलब है कि जो इसकी लेंथ है और जिस डिस्टेंस पर आप इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं दोनों कंपेरेबल ऑर्डर की। एक लिमिटेड लेंथ का वायर है, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे डायग्राम में, ए बी हमारा एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, लैम्डा इस पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मैंने दे रखी है। सपोज आपको टारगेट मिलता है कि इस वायर से आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। मैंने मेंशन भी किया है आर क्या है बच्चों, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वायर। पॉइंट पी हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बच्चों अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुने आप इस चीज को और समझें। आपने देखा होगा मैंने परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर के सिरे को जब पी से मिलाया और नीचे के सिरे को जब पी से मिलाया है तो दो एंगल मैंने मार्क कर रखे हैं, θ1 एंड θ2। ये एंगल आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा कर रखने हैं। हम आगे के जो सब केसेस होंगे उनमें इन्हीं एंगल को बदल बदल कर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले चेंज करेंगे। तो आपने देखा आर से ऊपर की तरफ एक एंगल बन रहा है θ1, आर से नीचे की ओर एक एंगल बन रहा है θ2। अब इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसके दो कंपोनेंट होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट जिसको मैंने यहाँ ई परपेंडिकुलर का नाम दिया है। बच्चों ई परपेंडिकुलर का मतलब है द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द वायर। वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कंपोनेंट को हम ई परपेंडिकुलर कह रहे हैं। एक कंपोनेंट मैंने दिखाया यहाँ ई पैरेलल। ई पैरेलल का मतलब है कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू वायर। और पी पॉइंट पर जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं यहाँ ई नेट के नाम से दिखा रहा हूँ। और ये ई नेट जो एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, उस एंगल को मैंने यहाँ अल्फा मार्क किया हुआ है। अब बच्चों आगे की बात बहुत ध्यान से सुने। ये दो फॉर्मूले आपको अभी याद रखने हैं अच्छे से, हम इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, आपके बोर्ड के हिसाब से काम का नहीं है डेरिवेशन। हालांकि मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये फॉर्मूले किस तरह से आए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आप इसको कभी कभी ई एक्स भी कह सकते हैं। अगर आपने ये अज्यूम किया हुआ है कि दिस डायरेक्शन इज एक्स एंड दिस डायरेक्शन इज वाई, अगर हम ये मान के चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों के लैम्डा बाय आर ब्रैकेट में साइन θ1 प्लस साइन θ2। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और θ1 θ2 कौन सा एंगल है बच्चों आप अच्छे से पहचान लीजिए। θ1 ऊपर वाले एंगल को कह रहे हैं, θ2 नीचे वाले एंगल को कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो हो गया है के लैम्डा बाय आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है जिसको आप अभी ई वाई भी कह सकते हैं, ये होगा के लैम्डा बाय आर cos θ1 माइनस cos θ2। बच्चों इस कंपोनेंट में मैं आपको पहले बता दूं, आप इसमें cos θ1 माइनस cos θ2 भी कर सकते हैं या cos θ2 माइनस cos θ1 भी लिख सकते हैं। दरअसल ये केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर यहाँ cos θ1 की वैल्यू cos θ2 से छोटी हुई तो माइनस के साइन का यहाँ कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो आप जो भी बड़ा टर्म है उसमें से छोटे टर्म को माइनस करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट निकाल सकते हैं। बच्चों दोनों फॉर्मूले आपको नोट करके रखना, अच्छे से ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर आपसे पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि अगर इसको ई एक्स कह रहे हैं और इसको अगर ई वाई कह रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। 90 डिग्री एंगल पर है दोनों कंपोनेंट, तो इसका रिजल्टेंट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर मैग्नीट्यूड में होगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, और या फिर आप कह सकते हैं ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर अंडर रूट। और साथ में अगर आपसे ये एंगल पूछ लिया जाए कि बताइए परपेंडिकुलर डायरेक्शन से कितने एंगल पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होगा,
तो आप इधर से देख पा रहे होंगे, यहां से मैं tan अल्फा को क्या लिख सकता हूं बच्चों, tan अल्फा बराबर लिखा जा सकता है EY बाय EX या E पैरेलल अपॉन E परपेंडिकुलर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का XY कंपोनेंट बता सकते हैं, P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, और साथ के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंगल क्या होगा, उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर ये फॉर्मूले आए तो कैसे आए, तो मैं इसका थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। बच्चों जैसा आप देख पा रहे होंगे, एक लिमिटेड लेंथ का वायर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब सपोज मैंने एक एलिमेंट यहाँ मार्क कर दिया और एक एलिमेंट यहाँ नीचे इस तरह से मार्क कर दिया, ये आपका वही R परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन है जिसको ऐसे दिखाया हुआ है। बच्चों ये जो एक नंबर का एलिमेंट होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा E1, समथिंग E1 मान लेते हैं। ऐसे ही जो 2 नंबर वाला कंपोनेंट होगा या 2 नंबर वाला जो एलिमेंट होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा E2। अब अगर 2 मिनट के लिए इस एंगल को θ1 बोल दिया जाए, जैसे ये एंगल आपको θ1 दिख रहा है एंड दिस एंगल इज θ2, तो ये एंगल θ2 हो जाएगा, ये θ1 हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर आप कंपोनेंट करेंगे तो इसका E2 cos θ2 इधर जाएगा एंड E2 sin θ2 इधर जाएगा। ऐसे नीचे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो E1 cos θ1 इधर की तरफ जाएगा एंड E1 sin θ1 नीचे की तरफ जाएगा। अब बच्चों पहली बात आप देख लीजिए, जिसको हम E परपेंडिकुलर कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो cos θ कंपोनेंट्स का एडिशन है। तो दरअसल जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो ये E परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा इंटीग्रेशन DE cos θ से निकल के आता है। हम इस तरह से लिमिट्स प्लेस करते हैं और cos θ का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है कि cos θ का इंटीग्रेशन यहाँ साइन हो जाएगा। तो इसी वजह से आपका जो फॉर्मूला आता है E परपेंडिकुलर, उसमें sin θ1 प्लस sin θ2 टाइप की चीज निकल के आती है। अच्छा बच्चों सिमिलरली इधर देखें, एक छोटी सी बात जो आपको समझनी है। सपोज जैसे ये मैंने वायर दिखाया, अगर मान लीजिए ऊपर नीचे बराबर लेंथ होती तो ये दोनों कंपोनेंट ऊपर नीचे के बैलेंस हो जाते हैं। सपोज हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है कि नीचे वाले हिस्से की लेंथ ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कैसे मान लेते हैं, अगर नीचे वाले हिस्से की लेंथ ज़्यादा है तो ऐसे में E2 कॉन्ट्रीब्यूशन E1 से ज़्यादा होगा। E2 कॉन्ट्रीब्यूशन अगर E1 से ज़्यादा होगा तो E2 sin θ2 आपका E1 sin θ1 से ज़्यादा होगा, और E2 sin θ2 अगर E1 sin θ1 से ज़्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में बचेगा E2 sin θ2 माइनस E2 sin θ1 से। तो बच्चों यहाँ से बस मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ, आपने पिछले डायग्राम में देखा हो, मैंने वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का Y कंपोनेंट ऊपर की तरफ दिखाया था। आपको बस ये समझना है, पॉजिटिवली चार्ज लाइन चार्ज के लिए जिधर के हिस्से में लेंथ ज़्यादा है, जिधर अगर इस परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर और नीचे का कंपैरिजन किया जाए और अगर नीचे के हिस्से में मैं कह रहा हूँ लेंथ ज़्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो Y कंपोनेंट होगा वो उस लेंथ की ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल के आ जाएगा। जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो हमारा E पैरेलल कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप समझ पा रहे होंगे इंटीग्रेशन होता है DE sin θ का, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस बनता है, इसीलिए आपके टर्म में E पैरेलल में cos θ1 माइनस cos θ2 टाइप की चीज निकल के आ रही है। तो बच्चों ये सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था, बाकी मैंने आपको बता दिया, हमें फॉर्मूले ही याद रखने हैं। E परपेंडिकुलर का फॉर्मूला आपको बताया गया अभी K लैम्डा बाई R ब्रैकेट sin θ1 प्लस sin θ2, एंड E पैरेलल का फॉर्मूला K लैम्डा बाई R cos θ1 माइनस cos θ2, उसको ध्यान रखें। बाकी कहीं आपसे डायरेक्शंस वगैरह खास पूछी नहीं जाती है, और अगर पूछी भी जाए तो अपन सब फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। चलो बच्चों ये तो एक्सप्लेनेशन की बात हुई, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होता है जरा ध्यान से सुने। क्वेश्चन में आपको एक लाइन चार्ज दे रखा है, 4 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है, और इस पर जो चार्ज डेंसिटी वो 30 माइक्रोकूलम पर मीटर आपको गिवन है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट P है जो B वाले एंड से 3 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। आपको बताना है कि व्हाट इज द x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बच्चों ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एम्स में पूछा जा चुका है, और यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बड़ी चीज होती है। आप फॉर्मूले ना रटें, आप चीज़ों को समझ के चलें। मैं आपको बताता हूँ गलती क्या होती है। दरअसल इस डायग्राम में जिसको आप EX कह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हम इस डायरेक्शन को X मानेंगे, इसको Y मान के चलते हैं, जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाए। पर जिसको मैं EX कह रहा हूँ वो इस तार के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है, बल्कि वो इस तार का इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है। बच्चों देखो डायग्राम तो बदल सकता है, अभी मैं इसी डायग्राम को 90 डिग्री ऐसे टर्न कर दूं तो जिसको आप EX कह रहे हैं वही EY बन जाएगा। तो XY तो बदल सकते हैं रोटेशन के कारण, पर आपको इसीलिए मैंने फॉर्मूले में E परपेंडिकुलर और E पैरेलल लिखा के वहां पे समझाया था। अब अगर यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट निकालना है
तो इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला बच्चों अभी भी आपको लिखाया था, k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। आप अपने हिसाब से बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल कर सकते हैं कॉस में, हमें नेगेटिव में नहीं लाना है, हमें केवल मैग्नीट्यूड बताना है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ थीटा 1 थीटा 2 को पहचानना। थीटा 1 थीटा 2 को कैसे पहचानेंगे बच्चों? ऑब्वियस ही बात है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है। अगर ये 3 है, ये 4 है, इसकी वैसे जरूरत नहीं है, पर आप समझ पाएंगे कि ये साइड 5 सेंटीमीटर हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां से अगर देखा जाए दिस एंगल थीटा 1 दिस टर्न्स आउट टू बी 53 डिग्री। अच्छा बच्चों अब एक बार इधर समझिएगा, जैसे हमने जो डायग्राम पहले बनाया था, अगर मैं उसके रेस्पेक्ट में बात करूं, ये आपका इस तरह से एक पॉइंट है P, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया है। यहां पर ये एंगल आप थीटा 1 दिखा रहे थे और ये एंगल आप इस तरह से थीटा 2 दिखा रहे थे। तो मैं इससे कंपेयर करूं तो थीटा 1 की जगह तो मुझे 53 डिग्री दिख रहा है, ये A वाला पॉइंट है। अब आप सोचिए कि अगर मैं इस B वाले पॉइंट को शिफ्ट करके यहां पे ला देता हूं, अगर मैं B वाले पॉइंट को शिफ्ट करके यहां ला देता हूं, तो आप बताइए इस एंगल थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, एंगल थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। तो हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है? थीटा 1 की जगह 53 डिग्री, थीटा 2 की जगह 0 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r की जगह 3 सेंटीमीटर और लैम्डा की जगह 30 माइक्रोकूलम पर मीटर। बच्चों सब वैल्यू रख देते हैं। k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, लैम्डा 30 माइक्रोकूलम को 30 इंटू 10 की पावर -6, r की जगह 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया है। cos थीटा 2 तो थीटा 2 की जगह cos 0 एंड cos थीटा 1 की जगह cos 53 डिग्री। बच्चों यहाँ से आप कैंसिलेशंस करके देख सकते हैं सभी पावर्स वगैरह के। cos 0 1, cos 53 3/5, माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। और बच्चों वही बात, आप अगर यहाँ फॉर्मूले में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 लिखते तो एक माइनस का साइन आ जाता। माइनस का साइन यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? सिर्फ डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन की बात करनी नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड बताना है। तो इसीलिए आप इस फॉर्मूले में बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। तो बस इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात ये थी कि जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कह रहे हैं, दरअसल वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है। तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपने गलती से साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 लगा दिया होता तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप सुने। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लाइन चार्ज। बच्चों शब्द पे ध्यान देना है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। जब कभी मैं बच्चों से कहता हूं इनफाइनाइट लाइन चार्ज तो उन्हें लगता है एक ऐसा तार जो जाता है ब्रह्मांड के उस पार। ऐसा नहीं है बच्चों। इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बच्चों इनफाइनाइट का मतलब यहां है कि द लेंथ ऑफ वायर इज मच मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द डिस्टेंस r। जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में वायर की लेंथ अगर बहुत ज्यादा है तो ऐसे में हम वायर को इनफाइनाइट लेंथ का वायर कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप इस पेन को 6 सेंटीमीटर का मान लीजिए, अगर मैं इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो ये पेन मेरे लिए फाइनाइट लेंथ का वायर है। पर अगर इस 6 सेंटीमीटर के पेन से मैं 0.0001 सेंटीमीटर दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो यही पेन मेरे लिए इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा। तो मैंने आपको समझा दिया, इनफाइनाइट का मतलब सिर्फ ये है कि जो तार की लेंथ है वो डिस्टेंस r के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अब बच्चों होगा क्या, आपको जरा समझिएगा, एंगल पहचानने। इस पॉइंट P से ऊपर वाला एंगल बना रहा है थीटा 1, नीचे वाला सीधा एंगल बनाता है थीटा 2। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वायर के बहुत पास के किसी पॉइंट पर है, इस तरह से यहां पर इसको दिखा देते हैं, ये एंगल मैंने दिखा दिया है एंड दिस एंगल इज थीटा 1। अगर ये पॉइंट P वायर के बहुत पास है, जैसे ये मान लेते हैं हम वायर P, ये इस तरह से, अगर ये पॉइंट P इसके बहुत पास है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चों, एंगल थीटा 1 की वैल्यू ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगी। बच्चों ऑलमोस्ट 90 डिग्री को समझाने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कुतुब मीनार देख रहा हूं यहां से, अगर मैं 2 किलोमीटर दूर से कुतुब मीनार को देख रहा हूं तो मेरी गर्दन का बस थोड़ा सा एंगल ऐसे बढ़ेगा। पर अगर मैं उसी कुतुब मीनार के ठीक नीचे जाकर, बिल्कुल पास जाकर अगर उसके टॉप को देखूंगा तो मेरी गर्दन का एंगल शायद ऑलमोस्ट 90 डिग्री का चला जाएगा। यही बात आपको समझनी है। अगर ये पॉइंट P वायर से अच्छी खासी डिस्टेंस पर होगा तो थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू कुछ एक्यूट एंगल में निकल के आएगी।
पर अगर ये पॉइंट P वायर के बहुत नियर है तो θ1 θ2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। आप इसको डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं कि इनफाइनाइट एंड के लिए पॉइंट P पर जो हम एंगल दिखाते हैं तो वो θ1 θ2 दोनों कितने दिखाएंगे यहाँ पर, 90 डिग्री के बराबर। अब आपको कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूले आपने निकाले थे फाइनाइट वायर वाले उसमें θ1 θ2 की जगह 90 90 रखना है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप कैलकुलेट करके देखिए, k लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 साइन 90 1 प्लस 1 2, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ गया बच्चों 2k लैम्डा बाई आर। और पैरेलल कंपोनेंट अगर आप निकालेंगे तो k लैम्डा बाई आर cos 90 माइनस cos 90, cos 90 भी 0, 0 माइनस 0 0, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट क्या हो गया है 0। यानी अब जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, वायर के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो पॉइंट P पर जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू E परपेंडिकुलर। ये कितना निकल के आया बच्चों, 2k लैम्डा बाई आर। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा 2k लैम्डा बाई आर, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है। आपके बोर्ड में गॉस थ्योरम की मदद से भी इस रिजल्ट को डिराइव किया जाता है, वो आगे आपको बात बताई जाएगी। मगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज या लॉन्ग चार्ज वायर अगर आपसे कहा जाए तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर आसपास 2k लैम्डा बाई आर या लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बच्चों दूसरी बात ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर है, यानी डिस्टेंस आर के साथ वेरी कर रहा है, इसीलिए दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जो डिस्टेंस के साथ में वेरी ना करे, बट क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है तो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी बात बच्चों डायरेक्शन ध्यान रखनी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वायर। अगर पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली अवे फ्रॉम वायर डायरेक्टेड होगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज वायर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती टुवर्ड्स द वायर। ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो हमें जनरली मैग्नीट्यूड से डील करना पड़ता है, मगर मैंने आपको डायरेक्शन के लिए भी बता दिया कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज वायर होगा, सपोज ऐसे मैं दिखाई देता हूँ, सपोज ये अगर नेगेटिव लाइन चार्ज होता और इस किसी पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, टुवर्ड्स द वायर। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा आपका वही 2k लैम्डा बाई आर। तो फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है बच्चों, और डायरेक्शंस वगैरह मैंने आपको यहाँ बता दी है। अब आगे इसी का सेकंड केस डिस्कस करते हैं बच्चों, दैट इज अ सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब है एक एंड तो फाइनाइट है एंड दूसरा एंड इन्फिनिटी पर है। तो जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, फाइनाइट एंड मैंने B से दिखा रखा है, इनफाइनाइट एंड A को मैंने इन्फिनिटी पर भेज दिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मान लीजिए बता देना है। बच्चों पहले तो जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन दिया था मुझे उसी से समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ कोई एलिमेंट लेकर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिखाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, इधर के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो 100% इसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। लॉजिक से, सेंस से आप कुछ समझ के देखिए कि अगर हम इधर के एलिमेंट्स के कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो सबके इलेक्ट्रिक फील्ड के जो साइन थीटा कंपोनेंट्स है वो नीचे की ओर आएंगे, कॉज इधर की तरफ जाएंगे, इसके इधर तो कोई कंपोनेंट आने का चांस ही नहीं है। मैं पॉजिटिव लाइन चार्ज की बात कर रहा हूँ। अब बच्चों हमें एंगल यहाँ पहचानना है, तो एंगल देखिए क्या होगा, यहाँ θ1 तो होगा 90 डिग्री और θ2 जो होगा दैट विल बी 0 डिग्री। θ1 90, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, ये आपने एंड इन्फिनिटी पर लिया हुआ है और इस किसी पॉइंट पर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इनफाइनाइट एंड के लिए मैंने आपको बताया था कि एंगल θ1 कितना लेकर चलेंगे हम, 90 डिग्री। तो दिस एंगल θ1 इज 90 डिग्री। और θ2 की बात करी जाए तो ये नीचे वाला हिस्सा क्योंकि ठीक सामने आ चुका है, ये B वाला ठीक सामने आ चुका है, तो एंगल θ2 क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अभी अभी जो क्वेश्चन किया था हमने बिल्कुल वही चीज करनी है। चलो बच्चों ये दोनों वैल्यूज रख देते हैं और क्या बनते हैं हमारे कंपोनेंट जरा चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट k लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 90 आपका 1 होता है और साइन 0 आपका 0 होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो निकल के आ जाएगा k लैम्डा बाई आर के बराबर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट निकाले बच्चों, k लैम्डा बाई आर cos 0 माइनस cos 90, cos 0 1 cos 90 0, यहाँ से भी 1 बचेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट आ जाएगा k लैम्डा बाई आर। आप देख पा रहे होंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट
दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पॉइंट पी पे लिखूंगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर अगर आप करेंगे तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड टर्न्स आउट टू बी रूट 2 टाइम के लैम्डा बाई आर। और अगर आप के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा अपॉन 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बता दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई फिर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है अगर आपसे पूछा जाए तो। और सबसे बड़ी बात एंगल बच्चों, अगर ये कंपोनेंट बराबर है तो tan अल्फा जो आपने ई वाई बाई ई एक्स लिखा था तो tan अल्फा बराबर 1 आएगा और उससे अल्फा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। यानी पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर और पैरेलल डायरेक्शन से 45 डिग्री के एंगल पर बीच में इस तरह से होगा। तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ डिस्कस किया है। फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, ये एंगल पहचानना आप शुरू कर दें। ये एंगल अगर आप अभी से समझना सीख जाएंगे तो आगे जाके मैग्नेटिक चैप्टर में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। वहाँ पर भी आप बायो सावर्ट लॉ जो पढ़ेंगे उसकी मदद से इसी तरह से फील्ड्स वगैरह का कैलकुलेशन करेंगे। तो रियलाइजेशन, अपना इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। क्या किया हमने, ऊपर का एंगल θ1 इनफाइनाइट एंड के लिए 90, नीचे वाला पॉइंट ठीक सामने आ गया है। ये नीचे की तरफ बच्चों अपना एंगल बनता था ना, यहाँ पर इस वाले एंगल को हम क्या बोलते थे θ2, ये एंगल क्या होता था θ1। यही था हमारा डायग्राम। अगर बी वाले पॉइंट को मैं उठाकर पी के ठीक सामने ले आता हूं तो θ2 कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और अगर इस ए वाले एंड को ऊपर ले जाते हुए हम इन्फिनिटी तक पहुंचा देते हैं तो एंगल बढ़ते बढ़ते θ1 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो एंगल मैंने यहां लिखे हैं बच्चों, इनका रियलाइजेशन आपको खुद से होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको चीजें समझने में दिक्कत आ सकती है। हाल फिलहाल बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले छोटे से सब हेडिंग पर, इसको भी बहुत ध्यान से सुने। फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल लाइन चार्जेस। यहां पर 2 पैरेलल लाइन चार्जेस हैं, लॉन्ग बोल दिया मतलब आपको इनफाइनाइट मान के चलना है बच्चों। अब यहां बात कर लेते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये 2 पैरेलल लाइन चार्जेस हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी λ1 है, इस वाले की चार्ज डेंसिटी कुछ λ2 है। बच्चों एक बात बहुत ध्यान से सुने, जैसे आपको पॉइंट चार्ज में भी मैंने ये बात बोली होगी, हर एक पॉइंट चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, पर खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद उस पॉइंट चार्ज पर फोर्स नहीं लगता है। आपने जो F = QE का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें जो E होता है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स चार्ज, और उस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज स्मॉल q पर फोर्स लगती है F = QE। तो आपको बात क्या ध्यान रखनी है कि हर चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है मगर खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण खुद पे फोर्स नहीं लगता है। हाँ, एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स बिल्कुल लग सकता है। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे। बच्चों 2 पैरेलल लाइन चार्जेस आपको दिख रहे होंगे, इनफाइनाइट लाइन चार्जेस है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो r के बराबर है। अब फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर मैंने एक एलिमेंट मार्क किया हुआ है बच्चों dl1, एक छोटा सा लेंथ का एलिमेंट ले लिया है मैंने कंडक्टर 1 में, जिस पर 1 लिखा है, ये dl1, ये कंडक्टर 1 का एक छोटा सा लेंथ का एलिमेंट है। सिमिलरली कंडक्टर 2 में भी मैंने एक छोटा सा लेंथ का एलिमेंट दिखा दिया है dl2। अब बच्चों ये जो dl2 एलिमेंट है, मैंने कल भी आपको बताया था, दिस विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज dq2। इस पॉइंट चार्ज की पोजीशन पर इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा इधर की तरफ E1। और अभी जैसा आपने फॉर्मूला सीखा है, ये E1 बराबर कितना होगा मैं आपको याद दिला देता हूं, अभी लिखा हुआ भी यहाँ E1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2k λ1/r। ये हमने फॉर्मूला यहाँ दिखा दिया है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 में, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट वायर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 में सेकंड कंडक्टर के एलिमेंटल चार्ज पर एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स कितनी लगेगी बच्चों dF2। तो मैं dF2 का मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा, dF2 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे dQ1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E2। अच्छा हम पहले इधर की बात कर लेते हैं, चलिए इधर से समझा देता हूं मैं, हमने पहले इधर का एक्सप्लेनेशन किया है। अगर मैं इस एलिमेंट पर फोर्स निकाल रहा हूं dF1, तो dF1 इधर E2 के कारण लग रही होगी फोर्स, जैसे हमने इधर E1 दिखाया, ऐसे इस सेकंड वायर के कारण इस वाले एलिमेंटल चार्ज की पोजीशन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर बन रहा होगा E2। E2 का मैग्नीट्यूड बच्चों उसी तरह से क्या हो जाएगा 2k λ2/r। इस पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट पर, ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव लाइन चार्ज का एलिमेंट अगर हमने लिया है तो इस पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट पर dQ1 एलिमेंट पर एक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2।
तो इस एलिमेंट की फोर्स को मैंने नाम दिया है dF1 और ऐसे ही इधर इस एलिमेंट की फोर्स को मैंने नाम दिया है dF2। दोनों का एक एक करके डिस्कशन कर रहे हैं, आगे अभी dF2 की बात भी करेंगे। हाँ तो बच्चों पहले इस dF1 की बात करी जाए तो F इक्वल टू QE का फॉर्मूला लगा दिया है। चार्ज तो इसका खुद का dQ1, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, दूसरे वाले तार का, दूसरे वाले तार का इलेक्ट्रिक फील्ड E2। dQ1 को मैं लिख सकता हूं लैम्डा dl की मदद से λ1 dl1, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2k लैम्डा 2/r। जैसे वहां 2k लैम्डा 1/r है, ऐसे यहां E2 कितना होगा, 2k लैम्डा 2/r। बच्चों अब अगर आपको इस पहले तार पर टोटल फोर्स निकालनी है F1 तो यू हैव टू इंटीग्रेट dF1। आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें से 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2/r बाहर आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, दोनों वायर अगर पैरेलल होंगे तभी ये डिस्टेंस r सभी एलिमेंट्स के लिए सेम रहेगा और तभी ये कांस्टेंट के रूप में बाहर आ पाएगा। इसीलिए पैरेलल होना बहुत जरूरी है वायर्स का, अदरवाइज आप r को बाहर नहीं ले पाएंगे। ऑब्वियसली बात है 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2r ये सब कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन होगा dl1। अब बच्चों इंटीग्रेशन dl1 अगर आप करेंगे तो पहले कंडक्टर में dl1 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 इंटीग्रेट करते चलेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर बन जाएगी L1। तो टोटल फोर्स F1 कितनी आ गई हमारे पास, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2/r इंटू L1। और आपने टॉपिक का अगर हेडिंग ढंग से पढ़ा हो तो हमें फोर्स नहीं, फोर्स पर यूनिट लेंथ बतानी है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगी, स्मॉल f1 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल f1 विल बी टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर 1 डिवाइडेड बाय लेंथ L1। तो इसको F1 बाय L1 लिखेंगे और ये कितना निकल के आ गया है, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2/r के बराबर। तो ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 निकल के आ गया है, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंबल का थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, स्मॉल f1 इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 1 और इसके यूनिट का भी ध्यान रखना है क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। अच्छा बच्चों अब जैसे मैंने dF1 से F1 निकाला, ऐसे ही आप dF2 से F2 अगर निकालेंगे तो देखना वही प्रोसेस होगा। dF2 बराबर क्या लिखेंगे, चार्ज तो खुद का dQ2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, कंडक्टर 1 का, इसलिए E1। उसके बाद dQ2 को अपन क्या लिखेंगे, लैम्डा 2 dl2। E1 की जगह क्या लिखेंगे, 2k लैम्डा 1/r। फिर टोटल फोर्स के लिए हमें इस dF2 का इंटीग्रेशन करना है। बच्चों अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2/r बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dl2 का होगा। इंटीग्रेशन dl2 को हमने अगले स्टेप में आगे टोटल लेंथ L2 लिख दिया है और यहां से अगर हम स्मॉल f2 निकालें तो दैट विल बी कैपिटल F2 बाय L2 और ये कितना निकल के आ गया है, वही 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2/r। बच्चों स्मॉल f2 फिर से वही कहलाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर 2। और साथ में यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने ये आया है कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है वो आइदर कंडक्टर्स के लिए सेम होती है। इसीलिए ना कोई स्मॉल f1 है ना कोई स्मॉल f2 है, बल्कि दोनों बराबर है। दैट विल बी इक्वल टू f, छोटा वाला f, एंड दिस स्मॉल f इज 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2/r। सो दिस स्मॉल f इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर कंडक्टर। आइदर कंडक्टर के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आ गया है 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2/r। अब बच्चों इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझाता हूं, बट ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक में भी एक ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला आप पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम एम्पियर को आगे डिफाइन करते हैं, पर अभी के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2/r। अब इस पर बेस क्वेश्चन क्या है बच्चों, जरा इधर सुनिए। जैसा आप देख पा रहे होंगे दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस है, इसकी चार्ज डेंसिटी 10 माइक्रोकूलम पर मीटर है, इसकी चार्ज डेंसिटी 20 माइक्रोकूलम पर मीटर है। इनके बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर के बराबर है और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर बी। मुझे इस वायर बी की 10 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है ये बताना है। तो बहुत सिंपल अप्रोच है बच्चों। सबसे पहले हम इसकी यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स बताएंगे। यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ आइदर कंडक्टर। फॉर्मूला क्या था, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2/r। 2 की जगह 2, k की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, लैम्डा 1 इधर से लैम्डा 2 की वैल्यू रख दीजिए और डिस्टेंस r की जगह 10 सेंटीमीटर। सारी काटापीटी करके देखें बच्चों अपने लेवल पर, तो स्मॉल f की वैल्यू क्या आ रही है, 36 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ आइदर कंडक्टर। ए पर भी इतना ही लग रहा है, बी वाले कंडक्टर पे भी इतना ही लग रहा है। अब हमसे कहा है बी वाले कंडक्टर की 10 सेंटीमीटर लेंथ पर फोर्स बताइए। तो बच्चों अगर 1 मीटर लेंथ पर 36 न्यूटन का फोर्स लग रहा है
तो 10 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा? ऑब्वियस ही बात है, आप इस स्मॉल एफ को उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्मॉल एफ 36 न्यूटन पर मीटर, आपकी कंसीडर लेंथ है 10 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम, तो यहां से फोर्स कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? 3.6 न्यूटन के बराबर। तो इस तरह से फोर्स पर यूनिट लेंथ की मदद से हम किसी भी कंडक्टर की पर्टिकुलर लेंथ का फोर्स बता सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता कि बताओ वायर ए की 20 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना था, ये स्मॉल एफ तो इसके लिए भी सेम रहेगा, बस यहां जाकर 36 न्यूटन पर मीटर को आप 20 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते और उसके हिसाब से फोर्स बता सकते थे, शायद आपका 7.2 न्यूटन इस तरह का फोर्स निकल के आ जाता। तो क्वेश्चन हमें इस तरह से करना आना चाहिए बच्चों, और फॉर्मूला हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पर हैं बच्चों हम इस समय, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगली चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, हमारा हेडिंग चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। अभी तक हमने फाइनाइट लेंथ वायर, इनफाइनाइट लेंथ वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर के बारे में जाना, उनकी मदद से हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ का कैलकुलेशन किया। अब अगला हेडिंग है हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको बच्चों, समझना बहुत जरूरी है। यहां आपको एक चार्ज रिंग दिख रही होगी जिसका टोटल चार्ज Q है। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ रिंग, O इज द सेंटर ऑफ रिंग। बच्चों ये रिंग जो है, मैंने दिखाने की कोशिश करी है, दिस रिंग इज इन YZ प्लेन। YZ प्लेन का मतलब क्या? अगर मेरी हथेली इस रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रिंग, सेंटर से पास होने वाला, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, हम इस तरह से एक्सिस दिखा रहे हैं। तो ये रिंग इस तरह से रखी हुई है, YZ प्लेन में रिंग रखी हुई है, और इसका एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने दिखा रखा है। आपको टारगेट ये मिला है कि सेंटर से एक्सिस पर x दूरी पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये बताइए। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इधर देखिए, एक एलिमेंट मैंने यहां मार्क किया है dq, और एक ठीक सामने सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट मार्क कर दिया है मैंने dq। मैंने आपको पहले भी बताया था एलिमेंट जो होता है वो एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करता है। तो अब इस dq के कारण अगर इस पॉइंट P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज इधर की तरफ, जिसको मैंने DE से दिखा रखा है। D इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज dq। सिमिलरली अगर इस dq के कारण बात करी जाए तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ डायरेक्टेड होगा DE। बच्चों DE दोनों तरफ सेम क्यों लिखा है मैंने, उसका कारण आप अभी समझ जाएंगे। मैग्नीट्यूड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू k dq बाय स्मॉल r स्क्वायर, जहां स्मॉल r क्या है, इस एलिमेंट से पॉइंट P की सीधी वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं, एलिमेंट से ये सीधी डिस्टेंस है। अगर एलिमेंट यहां है तो पॉइंट P से ये सीधी डिस्टेंस है। बच्चों ये जो सीधी वाली डिस्टेंस है स्मॉल r, पाइथागोरस से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी वही स्मॉल r बराबर अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अब इन दोनों एलिमेंट्स के दो इलेक्ट्रिक फील्ड D हमारे पास आ चुके हैं। अब बहुत ध्यान से इधर देखिएगा, सपोज मैंने ये एंगल थीटा मान लिया, इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल ऑल्सो बिकम्स थीटा। रीजन आप समझ पा रहे होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इस तरह से। आगे की बात और ध्यान से सुने, ये जो नीचे एक ट्राइंगल यहां बनेगा और ये जो ऊपर एक ट्राइंगल यहां बनेगा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से। देख पा रहे होंगे ये भी स्मॉल r तो ये भी स्मॉल r, ये भी x, और ये साइड अगर r है तो ये यहां से यहां तक की भी ये साइड भी आपकी r के बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। और बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, फिर से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड DE के अगर हम कंपोनेंट करें तो इधर DE cos थीटा, इधर DE cos थीटा, इधर DE sin थीटा, DE sin थीटा। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इस रिंग में केवल दो एलिमेंट नहीं है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। उन सभी एलिमेंट्स के जो DE sin थीटा कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिंग होंगे इस तरह से। अगर ये रिंग का एक्सिस है तो DE sin थीटा कंपोनेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिंग, और वो सारे कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होते चले जाएंगे। और सभी एलिमेंट्स के जो DE cos थीटा कंपोनेंट्स होंगे विच विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, वो आपस में ऐड होते चले जाएंगे। तो यानी पॉइंट P पर जो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा दैट विल बी ड्यू टू इंटीग्रेशन DE cos थीटा। बच्चों बहुत बच्चों को यहाँ डाउट आता है, सर आपने यहाँ 2DE cos थीटा क्यों नहीं किया। मैं फिर से बात दोहरा देता हूँ, मैं बिल्कुल 2DE cos थीटा करता अगर पूरी रिंग में केवल दो एलिमेंट होते हैं।
पर रिंग में ऐसे इनफाइनाइट सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स है, तो मुझे अगर उन सबका कंट्रीब्यूशन लेना है cos थीटा कंपोनेंट का, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डी cos थीटा। और बच्चों यहां से एक बात समझ में आ गई कि रिंग का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अब इस पॉइंट P पर, दैट विल बी डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग। पॉजिटिवली चार्ज रिंग के लिए अभी आप देखेंगे अवे फ्रॉम रिंग, नेगेटिवली चार्ज रिंग के लिए टुवर्ड्स द रिंग, मगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बच्चों पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन डी cos थीटा। इंटीग्रेशन डी cos थीटा में डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉइंट चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है k dq बाय r स्क्वायर। हमने kq बाय r स्क्वायर लगा दिया है, k dq अपॉन दिस डिस्टेंस स्मॉल r का स्क्वायर। और cos थीटा अगर इस ट्राइंगल से देखा जाए, अगर आप इस ट्राइंगल से राइट एंगल ट्राइंगल से cos थीटा देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से ये कितना निकल के आ जाता है, x बाई आर। बच्चों इस पूरे टर्म में से k x अपॉन आर क्यूब बाहर कॉमन आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, k x तो चलो सबके लिए सेम है, पॉइंट P से डिस्टेंस नहीं बदल रही। मैं ये कह रहा हूं इस रिंग के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ये जो रिंग बन रही है ऐसे, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी पॉइंट P से ये वाली डिस्टेंस स्मॉल r सेम है। आप इसको कोन की तरह अगर सोचेंगे तो ये कोन की स्लैंट लेंथ बन रही है, तो एपेक्स से कोन का जो नीचे सरकमफ्रेंस होता है उसके हर पॉइंट की दूरी बराबर होती है, इसीलिए छोटा r भी कांस्टेंट रहेगा और ये एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। आर स्क्वायर इंटू आर यहाँ आर क्यूब बन जाएगा एंड इंटीग्रेशन डी क्यू होगा। अब बच्चों एक और बात सुने, ये रिंग अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो अभी डी क्यू जुड़ के टोटल चार्ज क्यू बनेगा। अगर रिंग नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज भी होती तो अभी dq1 dq2 dq3 जुड़ते जुड़ते टोटल चार्ज क्यू ही बनता। तो अगर हम रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की टर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज होने से कोई फर्क नहीं आएगा। चलो अभी हमने यूनिफॉर्मली का केस लिया है तो उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन डी क्यू विल बिकम टोटल चार्ज क्यू, तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। बच्चों ये फॉर्मूला भी कई बार यूज आता है, कई बार आपको ऑप्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे दिए जाते हैं जो स्मॉल आर के टर्म में होते हैं, तो अगर स्मॉल आर की टर्म में आंसर देना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। अब अगर आपको रिंग की रेडियस एंड एक्सियल डिस्टेंस x की टर्म में आंसर देना है तो आगे की बात सुने, सिंस दिस स्मॉल r कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ भी कह सकते हैं। और बच्चों स्मॉल r की ये वैल्यू यहां लाकर अगर आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो रिंग के एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, एक्सियल पोजीशन P पर, एक्सिस पर x दूरी पर अगर कोई पॉइंट P है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। Q is the charge of ring, capital R is the radius of ring and X is the distance of axial point P from center of ring। तो फॉर्मूला हमें अच्छे से ध्यान में रखना है बच्चों। अब आगे की बात सुने, इधर छोटे मोटे पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग। एट सेंटर ऑफ रिंग अगर हम चले जाएं बच्चों, अभी जो आपने एक्सिस पर पॉइंट P दिखाया था, अगर आप उसको सेंटर पे लेके आ जाएंगे तो डिस्टेंस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आपने जो फॉर्मूला भी लिखा था अगर आप उसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो सेंटर ऑफ रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ जाएगा, 0। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसमें आप x 0 रखकर देखिए तो रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, 0। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात इधर सुने, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी आपने एक्सप्रेशन लिखा था, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए किस पोजीशन पर x की किस वैल्यू के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने कूलम्स लॉ में किया था जहां फोर्स मैक्सिमाइज करी थी। वैसे ही अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमाइज करना है तो इसका डिफरेंशिएशन टर्म आप 0 से इक्वेट करेंगे, यानी E विल बी मैक्सिमम इफ DE बाई dx इक्वल टू 0। जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, उसमें से के क्यू एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 0 करिए। u बाई वी रूल से आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे, जब आप इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी प्लस माइनस r बाई रूट 2। इसका मतलब ये हुआ कि रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सिस पर पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मैक्सिमम होता है, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2। प्लस माइनस r बाई रूट 2 इसलिए कह रहा हूँ,
एक बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इधर की ओर भी फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, एक बार नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो मैंने ग्राफ भी बना दिया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस एक्स ग्राफ। और देखना ग्राफ कितनी चीजें कन्वे कर रहा है, क्लियर दिखा रहा है। रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दिख रही है बच्चों, 0। फिर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, मैक्सिमम कब होता है, x इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पर। उधर की तरफ भी r बाई रूट 2 पर मैक्सिमम है, इधर भी माइनस आर बाई रूट 2 पर मैक्सिमम है। बच्चों ये नेगेटिव में जो हम दिखा रहे हैं ये बस डायरेक्शन बदलना इंडिकेट कर रहा है। दरअसल रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आप आगे देखेंगे कि अगर इस साइड में मैं बात करूं तो अगर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस आई कैप में है तो जब आप रिंग के दूसरी साइड जाएंगे तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपका माइनस आई कैप में हो जाएगा। तो डायरेक्शन बदल रही, इसीलिए ग्राफ नीचे दिखाया है। बाकी दिस इज अगेन द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। और थोड़ी बहुत बातें और आगे की मैं आपको बताता हूं, अभी आपसे यहीं पे बात करेंगे नियर एक्सियल फार एक्सियल, उसमें ये बात आपको दिखा दी जाएगी। चलिए अभी तो ग्राफ हमें ध्यान रखना है, सेंटर पर 0 है, प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पर मैक्सिमम है। यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है और उसके बाद फिर घटना शुरू कर देता है। अब बच्चों फॉर फार एक्सियल पॉइंट, अगर एक्सिस पर जो आपका पॉइंट है अगर वो काफी दूरी पर सिचुएटेड है तो फार एक्सियल पॉइंट के लिए हम अप्रोक्सीमेशन क्या लगाएंगे, x मच मच ग्रेटर देन r। अगर x मच मच ग्रेटर देन r का केस होगा बच्चों तो हम r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इसको नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स क्यूब। आप समझ पा रहे होंगे मैंने r स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के आगे नेग्लेक्ट कर दिया है, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स क्यूब बन जाएगा। आपका जो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वहां पर अगर आप ये अप्रोक्सीमेशन रखेंगे तो ऊपर के x से नीचे एक्स क्यूब कट जाएगा, करके देखिए बच्चों। और नियर फार एक्सियल पॉइंट के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर के बराबर। ध्यान दीजिए बच्चों, फार एक्सियल पॉइंट के लिए आपका रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर होगा। और यहां से मैं ये कह सकता हूं कि यानी फॉर फार एक्सियल पॉइंट द रिंग बिहेव्स एज पॉइंट चार्ज सेंटर्ड एट इट्स सेंटर। अगर रिंग के सेंटर पे मैं एक पॉइंट चार्ज रख देता और फिर आपसे कहता कि इससे एक्स डिस्टेंस पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो शायद हमारा फॉर्मूला यही होता के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। इसीलिए हमें ध्यान रखना है फार एक्सियल पॉइंट के लिए रिंग कैसा बिहेव करती है, एज अ पॉइंट चार्ज सेंटर्ड एट इट्स सेंटर। और इसीलिए ग्राफ भी आगे हमें दिखा रहा है कि जब हम बहुत दूरी पर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर के हिसाब से वेरी करता है। अच्छा बच्चों अब इधर सुनना, नियर एक्सियल पॉइंट की अगर बात करी जाए, नियर एक्सियल का मतलब है कि जो आपका एक्सियल पॉइंट है वो रिंग के अगर आसपास है, तो अब हम x को क्या मानेंगे, मच लेस देन r। पिछली बार फार एक्सियल के लिए x वाज मच ग्रेटर देन r, नियर एक्सियल के लिए x विल बी मच लेस देन कैपिटल R। बच्चों अगर x की वैल्यू r से बहुत छोटी है तो आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को नियरली इक्वल टू आर क्यूब लिख सकते हैं। इस बार मैंने एक्स स्क्वायर को आर स्क्वायर के सामने नेग्लेक्ट कर दिया है। आपके मेन फॉर्मूले में के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 में वहां जाकर अगर आप ये अप्रोक्सीमेशन रखेंगे तो आपका रिंग का नियर एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा, के क्यू एक्स अपॉन कैपिटल आर क्यूब। बच्चों फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं, फार एक्सियल के भी नियर एक्सियल के भी। और नियर एक्सियल के फॉर्मूले से आपको दिख रहा होगा यहां पर E क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। यानी अगर रिंग के सेंटर के आसपास एक्सियल पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस x के साथ लीनियरली वेरी करता है। देखो बच्चों थोड़ा बहुत मैंने दिखाने की कोशिश भी करी है, आप देख पा रहे होंगे रिंग के सेंटर के आसपास के अगर हम पॉइंट्स पर जा रहे हैं तो यहाँ ऑलमोस्ट ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा है जो कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब बातें हमें बच्चों अच्छे से ध्यान रखनी है, पांचों बातें जो आपको यहां बताई गई है। अब एक छोटी सी बात और मैं आपको यहां बता देता हूं, पॉजिटिवली चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे एक्सिस पर पॉइंट अगर इधर होगा तो कहीं पर भी आप चले जाएं एक्सिस पर, पॉजिटिवली चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम रिंग। अगर पॉइंट P इधर है तो अवे फ्रॉम रिंग इधर की ओर, अगर Q पॉइंट इधर है तो अवे फ्रॉम रिंग इधर की ओर। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिवली चार्ज रिंग के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम रिंग इधर की ओर, Q पॉइंट पर अवे फ्रॉम रिंग इधर की ओर। और इसी तरह से अगर नेगेटिवली चार्ज रिंग होगी तो एक्सिस पर आप किसी भी पॉइंट पर जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रिंग। यहां देख पा रहे होंगे अगर इधर कोई पॉइंट है तो टुवर्ड्स द रिंग इधर की ओर, अगर इधर की तरफ कोई पॉइंट है तो टुवर्ड्स द रिंग इधर की ओर। वही बात है जो पॉइंट चार्ज में हमने देखी थी, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हम कैसे दिखाते थे, अवे फ्रॉम चार्ज।
नेगेटिव चार्ज का फील्ड कैसे दिखाते थे, टुवर्ड्स द चार्ज, तो वो की वही चीज हमें दिखानी है। और बच्चों आप देख पा रहे होंगे एक्सिस पर इधर की ओर और इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, इसीलिए ग्राफ में हमने एक हिस्सा ऊपर दिखाया था तो एक हिस्सा इस तरह से नीचे की ओर दिखाया था। वो नीचे की ओर दिखाना डायरेक्शन चेंज होना बता रहा था, यही बात यहां से जस्टिफाई भी हो रही है। अब आते हैं बच्चों रिंग पर बेस्ड क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक रिंग है जिसका चार्ज Q है, इसके एक्सिस पर एक पॉइंट P है, रिंग की रेडियस कैपिटल R है और एक्सिस पर जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस सेंटर से √3r के बराबर है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात, एक्सियल डिस्टेंस x की जगह क्या रखना है आपको, √3r। फॉर्मूला आपको पता है kqx/r² + x² की पावर 3/2। इसमें आप ये सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, तो kq की जगह kq, x² की जगह नीचे 3r² और ऊपर वाले x की जगह मैंने आगे √3r लिख दिया है। बच्चों r² + 3r², 4r², पावर 3/2 आप सॉल्व कर सकते हैं। पावर 3/2 का मतलब है स्क्वायर रूट लेकर इसका क्यूब कर दीजिए, तो 4r² का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 2r, 2r का क्यूब करेंगे तो दैट विल बी 8r³, 8r³ निकल के आ गया, ऊपर क्या r से r³ कैंसिल हो जाएगा, r² टाइम, और आपका P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बच्चों, √3 kq/8r²। तो सिंपल से क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, फॉर्मूले बेस्ड, आपको इसी तरह से इनको सॉल्व करना आना चाहिए।